हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक सिंह। आप देख रहे हैं हमारे प्रथम बैच का फर्स्ट लेक्चर और ये है कोटा साइंस क्लासेस। तो बड़ा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर साइंस का रिप्रोडक्शन, क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं बताना चाहूँगा, मैं इसके पहले लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बात कर लूँ आपसे। ये रिकॉर्डिंग मैं कहूँ तो 4 बार कर चुका हूँ और 4 बार मुझे बिल्कुल मिला है फेलियर। मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इस बार ठीक हो जाए, क्योंकि मैं हार नहीं मानता। एनीवेज, तो क्योंकि मैं नया हूँ तो थोड़ी दिक्कतें मुझे हो सकती हैं। कभी कभी ऑडियो में दिक्कत थी, फिर कभी दिक्कत वीडियो में थी, फिर कभी कैमरा के जैसा था। तो बहुत दिक्कत आई, बट हम यहाँ पे हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो चैप्टर है अपना रिप्रोडक्शन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता क्या है रिप्रोडक्शन। देखो क्या है कि हर एक जीव ना अपने समान नए जीव पैदा करता है और इस प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन कहता है। कितना सिंपल नहीं है। तो अब मुद्दा है कि नीड क्या है, उसकी बात करेंगे बाद में। लेकिन एक यह है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब इसको जीव करते हैं, मतलब जिंदा जीव इसे करते हैं। तो जिंदा जीव द्वारा किया जाने वाला वो प्रोसेस जिसके अंदर वो अपने समान नए जीव पैदा करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्शन is the biological process by which living organisms produces offspring of their own kind, ensure the continuity of their species। थोड़ा हर जीव चाहता है कि वो जिंदा रहे, हर जीव चाहता है वो जिंदा रहे, पर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस जिंदा रहने के रेस में बड़ा जीव एक ऐसा प्रोसेस करता है जिससे वो अपने समान नए जीव पैदा करता है। देखो, कोई जीव तो जिंदा कभी रहेगा नहीं, लेकिन जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो अपने ही समान जीव पैदा करता है। जो नया ऑप्शन उससे बन रहा है बेटा, जो नया ऑप्शन उससे बन रहा है उसमें उसका ही डीएनए है। तो अल्टीमेटली उसी सहारे वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर पाता है। देखो, जिंदा तो कोई नहीं रह पाएगा बहुत हमेशा के लिए, पर रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपनी स्पीसीज को जिंदा रखा जा सकता है, अपने टाइप को। जैसे होमोसैपियंस रिप्रोड्यूस करके होमोसैपियंस को कंटिन्यू कर रखा हम लोगों ने, है ना। तो हम अपनी स्पीसीज को जिंदा रखे हुए हैं, डॉग्स अपनी को कर रखे हैं, और सभी स्पीसीज जीव अपनी अपनी स्पीसीज को रिप्रोडक्शन के थ्रू एग्जिस्टेंस में रखे रहते हैं, ठीक है। अगर अब जरा इसका आगे बढ़ता है, अगर बात करें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है मेनली, सेक्सुअल और असेक्सुअल। पहले बात कर लेते हैं असेक्सुअल के। बट असेक्स देखो में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है asexual reproduction is a mode of reproduction. Asexual reproduction is a mode of reproduction in which a single parent produces offspring without the involvement of gametes, resulting in genetically identical individual, जैसे क्लोन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर अकेला एक जीव अपने समान नए जीव पैदा करने के लायक होता है, कैपेबल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं ही हूँ और मेरे बॉडी में यहाँ पे एक बड है, क्या है, बड है। और ये बड बेटा पहले एक उभार की तरह हो, और फिर इसमें मुंडी आ जाए, दोनों हाथ आ जाए, दोनों पैर आ जाए, और फिर कुछ टाइम बाद ये मेरी बॉडी से डिटैच हो जाए, और आफ्टर डिटैचमेंट बेटा ये नया दीपक यहाँ बन जाए। तो ये क्या है कि इस नए दीपक को बनाने में मैंने कोई और व्यक्ति का सहारा लिया? क्या कोई 2 लोग रहे इसमें? अकेला मैंने किया है। तो इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक इंडिविजुअल अकेले ही नए जीव बनाने में कैपेबल हो, उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक बच्चे। अब बात करते हैं सेक्सुअल। इसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, है ना बच्चे। इसमें अगर 2 लोग हैं तो एक को मेल एक को फीमेल कहते हैं हम लोग। मेल से बनता है मेल गैमेट और फीमेल बनता है फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं, फिर नया जीव बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन that involves in the fusion of male and female gametes resulting in the formation of offspring with genetic material from both parent। तो ऐसा है कि जो असेक्सुअल से जीव बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होगा, और जो नया दीपक बड़ा बना है ना वो बिल्कुल मुझ जैसा होगा। अगर मान लो मेरी एज आज 27 साल है, तो बड़ा जब वो 27 साल का होगा ना, जब वो मेरी एज में आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल मुझ जैसा दिखेगा, मुझ जैसे बातें करेगा, हूबहू मुझ जैसा होगा। तो इसे क्लोन कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीव बनता है वो बिल्कुल पेरेंट के सिमिलर होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बड़े जीव बनेगा, वो अपने, चूंकि उसमें 2 पेरेंट बड़े इन्वॉल्व है, तो आधा जेनेटिक मटेरियल मम्मी देगी और आधा देंगे पिताजी। तो इससे जो जीव बनेगा उसके पास दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल होंगे, अर्थात वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होगा। उसके पास दोनों की बड़ा प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों किट्स होंगे, तो वो अपने दोनों पेरेंट्स से अलग होगा। उसमें उसमें क्या होगा, उसमें होगा वेरिएशन, वो एक नया कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होगा, ठीक है। तो जरा इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम असेक्सुअल की बात कर लेते हैं।
थोड़ा पहले हम डिफरेंशियल पढ़ लेते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच का डिफरेंशियल हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में हम डिफरेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? और देखो, थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पेरेंट्स की, थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, सॉरी, असेक्सुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही पेरेंट चाहिए होता है। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इस लायक होता है कि वो नया जीव पैदा कर सकता है। पर बेटा सेक्सुअल के अंदर, पर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 2 जीव लगते हैं, 2 पेरेंट चाहिए, मेल और फीमेल। मेल बनाता है मेल गैमेट और फीमेल बनाता है फीमेल गैमेट, जो कि आपस में फ्यूज़ करती है, फिर बनता है नया जीव। ठीक बेटा? अब बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की। बेटा ऑब्वियस है कि असेक्सुअल में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। असेक्सुअल में भाई कोई गैमेट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकेला एक ही जीव नया जीव आ रहा है। पर सेक्सुअल में चूँकि 2 जीव बेटा मिलेंगे, 2 जीव द्वारा प्रोड्यूस गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है। ओके? तो यहाँ पर गैमेट बनते हैं, दोनों गैमेट फ्यूज़ होते हैं और नया जीव ज़ाइगोट की फॉर्म में बनता है, ठीक है? अगर बात करें जेनेटिक वेरिएशन की, तो जो नया जीव बनेगा, वो अपने पेरेंट्स से कितना अलग होगा, कितना डिफरेंट होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ जीव, उसे हम क्लोन कहते हैं बच्चे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल हूबहू सेम होता है। इसे हम क्लोन कहते हैं, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं होती। बट सेक्सुअल से बने जीव में होती है वेरिएशन। है ना बच्चे? क्योंकि वो बेसिकली 2 पेरेंट्स से मिलके बना है, दोनों का डीएनए आया है, तो उनमें होता है वेरिएशन। अगर एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो ह्यूमन काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके अलावा सभी एनिमल्स ले ले लो और कुछ मतलब और बहुत सारे प्लांट भी हैं। पर एसेक्सुअल बेटा आप पाओगे तो कुछ छोटे जीव हैं, कुछ लो कैटेगरी बेटा जीव हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट और कुछ प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइटा। ये सब बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो सेटिंग में जाके आप स्पीड कम कर सकते हो। आई होप इससे मैनेज हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शन की। हाँ बच्चे, तो ध्यान को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी स्लो भी है। देखो बेटा अब इंसान के बच्चे बनने में करीबन 9 महीने का समय लगता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। लेकिन असेक्सुअल बेटा काफ़ी जल्दी हो जाता है। कैसे होता है कि वो आगे पढ़ेंगे इसको हम, लेकिन ये ध्यान रखो फिलहाल कि सेक्सुअल जो होता है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। पर असेक्सुअल बहुत फास्ट है। कैसे फास्ट है, क्यों फास्ट है, आगे पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने का। तो इतना जो आपको दिया जा रहा है डेटा, इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन बेटा सफिशिएंट होगा ये आपके बोर्ड्स के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर अगली बात करें टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा अगर टाइप की बात करें तो कुल 6 टाइप्स हमारे पास है, कुल 6 टाइप्स है। 3 यहाँ पर है, 2 इसके नेक्स्ट पेज पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ये बात बस याद रखना कि असेक्सुअल में क्या है, बस एक ही पैरेंट चाहिए आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने समान नए जीव पैदा करने के लिए। आओ जो समझते हैं, पहला क्या है फिजन। पहला क्या है फिजन। बेटा फिजन का मतलब होता है कि बॉडी का टूट जाना मतलब होता है फिजन, है ना बच्चे? तो बेटा फिजन होता अब हो सकता है बेटा कोई जीव ऐसा हो कि एक जीव 20 से टूट के 2 जीव बन जाए, तो इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ 2 जीव बने हैं, तो इसको बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बेटा अगर ऐसा हो कि इस सेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिवीजन हो, इस सेल के अंदर पहले डिवीजन हो और बहुत सारे सेल बन जाए, तो इसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है कि फिजन इज अ टाइप ऑफ फिजन इज अ जस्ट सेकंड, हाँ, fission is a type of asexual reproduction in which singles organism split into two or more new organisms. The parent organism divide either equally. अगर parent equal divide करता है, एक बड़ा जो parent है वो बिल्कुल हाफ में 2 टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं बाइनरी। इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन बेटा अगर ऐसा होता है कि इस प्रकार टूटते हैं कि बहुत से छोटी सेल बन जाए, तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जरा इसको बड़ा फिगर समझेंगे, फिगर से हम जरा फिगर देखिए आप लोग थोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ एक फिगर है छोटा सा, बाइनरी फिजन जो कि होता है किसमें, अमीबा के अंदर, वो दिखाया गया है बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बेटा, बड़ा बाइनरी कहाँ होता है? अमीबा और पैरामीशियम में, है ना बच्चे? एग्जाम्पल देखो, जरा फिगर देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे क्या है? एक सिंगल सेल है। बड़ा उस सिंगल सेल के अंदर जो क्या है, क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। उसका जेनेटिक मटेरियल वो पहले डिवाइड होता है और 2 अलग-अलग जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं। उसका जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, उसका बँटवारा होता है और फिर सेल के अंदर ही 2 सेल्स बन जाती हैं और फिर बाद में जब साइटोप्लाज्म बन जाता है, तो जो बाहर का क्या है? सेल वॉल है, वो कंस्टिट्यूट हो जाता है और 2 सेल अलग हो जाती हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या है? पहले यहाँ पैरेंट सेल है, पहले यहाँ पे क्या है? पहले यहाँ
पेरेंट सेल है। और फिर इसमें क्या हो रहा है बेटा, इन सेल्स का न्यूक्लियस आप क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ। और फिर देखो ये जो है सेल वॉल, ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन में हुआ और फिर ये टूट के रह गई। इस प्रकार क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्वली दो सेल्स बन रहे हैं, तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बताओ। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीपल फिजन की। ध्यान दो, अब देखो ना नीचे एक बड़ा एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है बेटा, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल आप में दे रखा है क्या, प्लाज्म दिया, प्लाज्मोडियम दिया है। तो आप वही मान लो, ठीक है। ये मान लो ये क्या है, प्लाज्मोडियम पिक्सेल है। अब ध्यान दो, एक सिंगल सेल पहले थी, अब इसके अंदर हुआ डिवीजन, 1 से 2 सेल बनी, लेकिन सेल वॉल नहीं बदला। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बेटा बहुत सारी सेल्स अंदर बनती थी छोटी-छोटी। और आफ्टर सम टाइम बेटा ये सेल वॉल ऊपर से टूट जाती है और सारे सेल्स क्या होते हैं, बाहर। सारे सेल्स क्या होते हैं, बाहर। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी सेल्स ऐसे बन रही हैं। तो इसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, इसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। पर अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा जो टाइप है वो क्या है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब जरा ध्यान दो, नाम में क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का बनना मतलब धागा। बेटा इसमें क्या होता है, कोई एक, वैसे नॉर्मली प्लांट सेल में होता है, प्लांट लाइक सेल एल्गी में होता है, ठीक है। इसलिए देखो ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि मान लो ये भी एल्गी वाली बॉडी है बेटा, इसकी जो बड़ा बॉडी होती है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे धागे में स्ट्रक्चर टूट जाती है, थोड़े थोड़े धागे में टूट जाती है। और बेटा फिर प्रत्येक धागे से नई सेल बन जाती है, प्रत्येक धागे से नई प्लांट बॉडी, नॉट प्लांट बॉडी, नई ऑर्गेनिज्म बड़ा बन जाते हैं। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट बोलते हैं। देखो पढ़ो क्या लिखा है, बहुत तेज बोलता हूँ सॉरी, बट मैं इसको मैनेज कर लूंगा, ठीक है। बेटा फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल पर्सन वेयर एक जीव बेटा अपनी बॉडी को तोड़ देता है फ्रेगमेंट में, और ईच बड़ा फ्रेगमेंट होती है वो डेवलप कर जाती है नए नए जीवों में। फिगर यहाँ देखो, यहाँ क्लियर है बेटा, ये दिया है क्या, स्पाइरो गायरा, जो कि एक एल्गा बच्चे। बेटा ये बड़ा इसकी बॉडी जो है वो देखो टूट गई है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, और हर एक फ्रेगमेंट बाद में नया डॉटर बॉडी बना लेता है ना बच्चे। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, बडिंग की। बडिंग तो मैं आपको जस्ट बता के आया हूँ, क्या होगा, बॉडी पर एक छोटा सा उभार निकलेगा। इस उभार में पहले जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, फिर सेल साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होगा, फिर जब ये एक बड़ा अमाउंट ऑफ ग्रोथ गेन कर लेगी तो फिर बॉडी से टूट जाएगी और फिर ये नई बॉडी बना लेगी, इसे हम बडिंग कहते हैं। अब मान लो एक ही बड बने तो बडिंग, और बड के ऊपर बड हो तो उसको चेन बडिंग कहते हैं, है ना बच्चे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना बच्चे, जो कि एग्जांपल्स क्या है, ईस्ट और हाइड्रा है। डेटा आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे ना। ओके नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ देखो, अगर नेक्स्ट की बात करें, बट नेक्स्ट क्या है, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्या है, रीजनरेशन। देखो आपने देखा होगा छिपकली में, छिपकली के पूंछ पर क्या होती है, जहाँ से टूट जाती है और फिर ये तो डेड जाती है, फिर छिपकली की नई पूंछ अपना क्या होती है, रीजन होती है। नहीं होता बड़ा क्या होता है, छिपकली होती है, अगर मैं आपके उसका पीछा करो, उसको दौड़ाओ तो अपना पूंछ वो छोड़ देती है, उसका पूंछ छूट जाता है, और आफ्टर सम टाइम ये बड़ा उसकी पूंछ क्या होती है, रीजनरेट क्या होती है, रीजनरेट हो जाती है। इसे बोलते हैं रीजनरेशन बेटा, लेकिन ट्रू नहीं है ये बेटा। रीजनरेशन यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि बॉडी के रीजनरेट वाले पार्ट से नई बॉडी बन जाना, लेकिन छिपकली को सिर्फ पूंछ बन रही है ना, तो हमारा तो इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया, क्या है, प्लेनेरिया या फिर स्टारफिश। बेटा प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ फिगर मैंने बाहर रखा है कि मैं रिकॉर्डिंग पहले भी कर चुका था दिन बार, और हर बार ये खराब हो गया, इस बार ना हो, आई होप। तो इस पर अंदर क्या होता है, इंक बना हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये है एक प्लान एरिया, ठीक बच्चे। बड़ा ये पानी के अंदर पाया जाता है। देख बड़ा होता ये है कि इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे पार्ट में टूट जाती है, और हर एक पार्ट बेटा देखो इसकी बॉडी, मुंडी तक टूट गया, बॉडी यहाँ, और लेग पीस का यहाँ पर है। मुंडी से बेटा क्या हुआ, पूरी को बॉडी बन गई, है बच्चे। मिडिल पार्ट से पूरी बॉडी और लेग पीस से पूरी बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉडी का हर एक पार्ट पूरा बॉडी जनरेट करके हमको दे रहा है। दैट्स वाई ये क्या है, ये है ट्रू, ये क्या है, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, ठीक बच्चे। किसमें होता है, ये होता है प्लेनेरिया और स्टारफिश में, ठीक बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, उसे आप पढ़ सकते हैं। अगला बेटा क्या है, अगला है स्पोर स्पोर फॉर्मेशन। पर ये नॉर्मली फंगस और मॉस लिखा गया है, थोड़ा होता क्या है इसमें, होता ये है, देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता बड़ा ये है कि जो बड़ा बॉडी है इसकी, बड़ा उसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम
जैसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। बेटा स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर को रखने वाली सैक। तो पहले बनता है क्या, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर से बोलते हैं स्पोरेंजियम। बेटा स्पोरेंजियम के अंदर फिर क्या होता है बेटा, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई बेटा मेल फीमेल कैटेगरी बनता है, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं पहले, ठीक बच्चे। और बेटा ये स्पोर्स कुछ टाइम बाद ये जो बेटा क्या है, ये जो स्पोरेंजियम वो फट जाती है और सारे स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल, देखो लिखा हुआ है स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर एक बड़ा सिंगल जीव स्पोर्स बनाता है जो कि ग्रो करती है नए जीवों में। कब अंडर सेवरल कंडीशन, मतलब ये क्या होता है, एक वर्ड है फेवरेबल कंडीशन। जैसे ना हर जीव एक खास मौसम में अच्छा ग्रो करता है, तो वो जो मौसम उसका क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन हुआ, ठीक है जवाब। तो फेवरेबल कंडीशन कन्वर्ट वो मौसम है या वो समय है जब वो प्लांट वो एनिमल काफी अच्छा ग्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ बेटा देखो फिगर बना हुआ है, ये था बड़ा स्पोरेंजियम, और इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, स्पोर्स, इसको कहते हैं बहुत सारे इसको स्पोर थे। देखो यहाँ पे क्या था, बहुत सारा स्पोर्स था, ये बोला गया ये स्पोर है। ये बोला क्या है, ये स्पोर्स है। बड़ा जब बड़ा ये ढंग से ग्रो कर जाते हैं तो स्पोर क्या होता है, ये बेटा यहाँ से फिर क्या होता है, निकल के पूरा बाहर फैल जाते हैं सारे, बड़ा क्या है, ये सारे स्पोर्स ही हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, सॉरी बेटा अगला हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बड़ा ऐसा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के अंदर नाम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के द्वारा किया जाए तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। अब ये क्या होता है बच्चे, थोड़ा क्या है ना, आप देखा होगा बेटा प्लांट के बहुत सारे बॉडी पार्ट, वो चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, इन सबसे नए प्लांट प्लांट बनाए जा सकते हैं, इन सबसे नए प्लांट उगाए जा सकते हैं। तो प्लांट के बेटा किसी भी बॉडी पार्ट से नए प्लांट का उगाया जाना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और वो पार्ट जो आपने यूज किया है फॉर द प्रोपेगेशन, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, आलू, एग्जांपल क्या है, आलू। पर आप बताओ आलू क्या है, तना की जड़। बड़ा आलू क्या है, तना की जड़, बताओ जरा, सोचो। बड़ा आलू तना की जड़ क्या है, बताओ बेटा। हाँ आलू बेटा क्या है, तना है बेटा, जड़ नहीं। मिट्टी के अंदर तो मिल लगे, लेकिन वो तना है बेटा, जड़ नहीं है। ऐसे में कैसे कर सकते हो बेटा, तो बेटा तने की प्रॉपर्टी होती है, तने के अंदर नोड और इंटर नोड पाया जाता है। अब ये क्या बड़ा वाला है, देखो ध्यान दो। तो भाई जैसे आपने अगर गन्ना कभी देखा हो, गन्ना, तो ना जो गन्ने का जो अगर गन्ना देखा आपने, तो गन्ना लगभग ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा आपको भी समझ आएगा। बोले यहाँ पर ऐसे ऐसे गांठें होती है बहुत सारे, देखा आपने, यहाँ गांठें होती है। तो ना इन गांठों को हम नोड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। इन गांठों को हम बेटा नोड्स कहते हैं। और बेटा इन दोनों गांठों के बीच के स्पेस को हम इंटर कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इसको हम इंटर नोड्स कहते हैं बेटा। और नोड और इंटर नोड पाया जाना सिर्फ और सिर्फ किसकी बेटा प्रॉपर्टी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ बेटा ये पाए जाते हैं किसमें, नोड और इंटर सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाए जाते हैं। अब अगर आप आलू को देखो, आलू को देखो बेटा, अगर आप बड़ा आलू को देखो, तो बड़ा आलू की बॉडी पे, आलू लगभग गोल तो नहीं होता, नहीं मान लो ये आलू है, बड़ा नहीं इस ऐसे डॉट्स पाए जाते हैं, ऐसे डॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, डॉट। बेटा इसको हम कहते थे आई ऑफ आल, आइज ऑफ पोटैटो, याद है, इसको हम आइज ऑफ पोटैटो कहा करते थे बेटा। ये जो बेटा आइज ऑफ पोटैटो बच्चे, ये उसके क्या है, नोड, एक बड़े क्या है, ये सब के सब क्या है, नोट्स है। आपको ये शायद दिखाई दे रहा होगा अभी, तो अगर जरा मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करूँ, इसको उठाऊं, इधर लेके आऊं, और इनको उठाऊं और यहाँ लेके जाओ, तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे करने से कुछ खास काम नहीं है, पोटैटो, ओके, ओ यहाँ पर रह गया है, ठीक है बच्चे। तो इसको बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो। बेटा ये आइज कुछ और नहीं, ये आइज क्या है, नोट्स है, क्या है, नोट्स है बच्चे, ये क्या है, नोट्स है, क्या है, नोट्स बच्चे। और बड़ा दो नोट्स के बीच का स्पेस क्या है, यही क्या है, यही है आपका इंटरनोड। ये क्या है, इंटरनोड्स हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाना किसकी प्रॉपर्टी थी, स्टेम की। और आलू में दोनों पाए जा रहा है, तो आलू क्या है, स्टेम है, लीफ नहीं है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना।
तो आज से कि कोई पूछे तो डरना नहीं भाई, बोलना आलू क्या है, स्टेम है, रूट नहीं है। बस तुमको पता होगा, ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये, अब तो सबको पता होता है, आजकल यूट्यूब का जमाना है। हाँ भाई, हाँ यूट्यूब, तभी तो यूट्यूब है, तुम्हारा यूट्यूब कहीं है भाई। हाँ भाई, तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर बड़ा शुरू करें तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, पोटैटो, रोज, इन सब में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यार मेथड की बात कर ले हम, तो इसके दो हमारे इसके कुल दो मेथड्स हैं, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल की बात करें हम, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नेचर में अपने आप होता है उसे बोलते हैं नेचुरल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे बेटा कहीं कभी स्टेम से होता है, कुछ बड़ा कुछ स्टेम में होता है, कभी कुछ में रूट से होता है, कुछ में क्या होता है, लीफ से होता है। बस नाम याद कर लेना। सॉरी, सॉरी। हाँ, ग्लास बड़ा ही। ओके, ओके, ऑल्सो गुड। ठीक है, और स्टार्ट करो बेटा। हाँ, तो बात करें नेचुरल मेथड की बेटा, तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे रूट, लीव्स और स्टेम। किसी से भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है बच्चे। अब मुद्दा है किन में होता है, तो बड़ा स्टेम से किस में होता है, पोटैटो में, ऑनियन के बल्ब में, जिंजर में और टर्न, इन सब में किससे होता है, सब में स्टेम से होता है। ये सारे स्टेम बेटा, ये सारे स्टेम है। वो तुम चाहे टर्मरिक कह लो, चाहे बड़ा जिंजर कह लो, चाहे तुम कह लो पोटैटो, ये सब बड़े सब क्या है, स्टेम है। फिर अगर बात करें रूट पर, रूट में किस तरह, रूट्स में किससे होता है, अगर बड़ा रूट में होता है किससे, इमली का, मतलब इमली से होता है, किसमें होता है बेटा, इमली में वेजिटेटिव प्रोडक्शन रूट से होता है बेटा। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, याद है आपको, मीठा आलू, गंजी कहते हैं इसको हमारे यहाँ, है बच्चे, शकरकंदी। अब बेटा इसके अलावा क्या है, दहलिया, ठीक बच्चे। बेटा ये आपके ये का प्लांट नहीं है बेटा। इन प्लांट को अगर आप रूट भी ला के बो देंगे ना, तब भी उससे नया प्लांट निकल जाएगा। अगर बात करें लीफ की, बात करें इसकी पत्तियों की, तो वो किसमें होता है, पत्तियों से होता है, पत्तियों से होता है बोगनवेलिया, होता है बोगनवेलिया, क्या होता है, बोगनवेलिया नाम के, अगर पौधे का पत्ता आप ले आओ, उसे ग्राउंड पे गिरा दो, तो उस पत्ते से ही क्या होते हैं, नए पौधे बन जाते हैं। इसको हमारे एरिया में पत्थर चट्टा कहते हैं। हाँ, लिटरली पेड़ पत्थर चट्टा जो होता है, या फिर बोगनविलिया, इसके अगर पत्ते लाओ, पत्तों को ग्राउंड पे, अगर ये पत्ते ग्राउंड पे गिर जाते हैं, तो बड़ा पत्तों से क्या होता है, नए प्लांट्स उग जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और देखो देखो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, देखो कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पत्ता ड्रॉ करूँ, जो कि किसका है, जो कि मान लो फिलहाल बोगनविलिया का है, तो बड़ा होता है यहाँ पे क्या है बेटा, कि जब ये पत्ता टूट कर ना जमीन पे गिरा होता है, मिट्टी पे गिरा होता है, तो इसका ना कोनों से, इसके बड़ा कोनों से ऐसे क्या निकलती हैं, बड़ा रूट हेयर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं, ऐसे कोनों से रूट हेयर्स निकलते हैं। बटा ऊपर की ओर क्या, ऐसे नए पत्ते निकलते हैं, नीचे रूट हेयर्स, और ऊपर की ओर नए पत्ते निकलते हैं, नीचे रूट हेयर्स, और ऐसे ऊपर नए पत्ते निकलते हैं। जब ये रूट हेयर्स मिट्टी में जाके इमैन हो जाते हैं, धस जाते हैं, और मिट्टी से सही मात्रा में पानी और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर जाते हैं, तो ये पत्ते को छोड़ के नया प्लांट बना लेते हैं। तो यहाँ पर काफी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि पत्ते से ही क्या हो जाता है, नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये बड़ा यहाँ पर क्या है, पत्ते के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो मतलब यहाँ पर पत्ता क्या हुआ, पत्ता वेजिटेटिव प्रोपगेट हुआ, किसके लिए, बोगनवेलिया के लिए, किसके लिए, बोगनवेलिया के लिए, ठीक है, इससे याद रहेगा। और नेक्स्ट ये तो था हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मतलब नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल की। वो मस्त है, अब वो काम का भी है, मजा आएगा पढ़ने में इसको। हाँ देखो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। पहला क्या है कटिंग, दूसरा क्या है लेयरिंग, तीसरा क्या है ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है, बड़ा देखो, ऐसा आपने कोई कोई पौधा लाया, आपने पौधा काटा भी इससे, और मतलब मान लो बड़ा कोई किसी पौधे का ब्रांच है, आपने ब्रांच काट लाए और ब्रांच को एक यहाँ लगा दिया, आप भी मान लो कि पौधा है, मैं फिर मान लो कि पौधा है, इसका ब्रांच काटा आपने, इस ब्रांच को लगा दिया, और इससे क्या हुआ, नया प्लांट बन गया।
यही कह रहे हैं, यही बड़ा कटिंग है। देखो सदी यहाँ मैंने बना रखा है, ये बड़ा यहाँ पर एक प्लांट था, इसके हमने कुछ हिस्से देखो ये काट लिए और इसको लाके यहाँ लगा दिया हमने, और ये क्या पाया कि ये सारे क्या है बेटा, इन सब से क्या हो गया, हमें प्लांट मिल गया। जैसे कटिंग कहते हैं, ऐसा नॉर्मली हम रोज में कर देते हैं। रोज में जो घर में गुलाब का पौधा होता है, देखो पूछो मम्मी से, ऐसे इसको लगाया गया होगा। मेरे पापा ऐसे लगा देते हैं, गुलाब के पौधे के कटिंग को ला के लगाया, जब इससे लग जाता था। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स रखे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर बात की इसकी लेयरिंग की, थोड़ा लेयरिंग काफी इंटरेस्टिंग है। पर जब मान लो कि कोई बड़ा पौधा है, ठीक है, जैसे क्या है, ये बड़ा पौधा है, पर मान लो ये इसकी ब्रांच है, बड़ा इस ब्रांच को ऐसे मोल्ड करके मोड़ के वापस ग्राउंड तक लेके आते हैं, और जब वो ग्राउंड को टच कर रहा होता है तो उस जगह पर उसमें मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं कटा के। मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ देखो, ये नहीं, देखो ये पौधे की ब्रांच है, ब्रांच देखो मिट्टी तक घुमा के लाई गई है, फिर यहाँ पर कट लगा दिया गया है और फिर उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रूट्स बन जाते हैं, और फिर जब ये बड़ा प्लांट जमीन से टच हो चुका होता है, जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचने के लायक बन जाता है, तो प्लांट को यहाँ से काट दिया जाता है, फिर दो प्लांट बन जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम करते हैं इसको, मतलब नेचर में ये अपने आप नहीं होता, लेकिन इंसान इसको परफॉर्म करते हैं, है बच्चे। बट अगला क्या है, ग्राफ्टिंग। बड़ा ग्राफ्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एडवांस लेवल का वेजिटेटिव बड़ा प्रॉब्लम होता है ये। कैसे आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। बेटा ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मान लो ये क्या है, ये मान लो बेटा ये एक पेड़ है, दशहरी आम का क्या है, दशहरी आम का एक पेड़ है। लेकिन मान लो इसी आम पे मुझे, इसी आम के पेड़ में चौसा आम भी लगानी है, और भी बहुत सारे आम होते हैं उसको लगाना है। थोड़ा इसके अंदर क्या करें बेटा, इसके किसी ब्रांच को इस काट कर, देख रहा है ये स्ट्रक्चर, देखो इसको देखो, थोड़ा ये बड़ा जो नीचे बड़ा, ये किसी एक प्लांट का बड़ा पार्ट हुआ, और ये ऊपर का पार्ट किसी और प्लांट का पार्ट हुआ। फिर उसको ला के इसमें लगा देते हैं, और फिर इसकी पट्टी उट्टी करके उसको बांध देते हैं, फिर नया बन जाता है। देखो कैसे, थोड़ा नीचे बड़ा, मान लो कोई प्लांट ए था, जैसे मेरे पास को गढ़ा करो, और मुझे बड़ा इसी प्लांट में कोई प्लांट बी भी लगाना है। जैसे मान लो ये बड़ा कोई किसी एक वैरायटी का आम है, मुझे सेकंड वैरायटी लगानी है आम का पेड़। तो इस प्लांट को इस प्रकार काटते हैं कि इसके जाइलम फ्लोएम सब आपस में कैसे कंबाइन हो सके। और बेटा फिर उस वाले पार्ट को लाके इसमें आपस में मैच कर देंगे, और फिर इसको अच्छे से बांध देंगे। देखो अच्छे से बांधा गया है बेटा। कुछ टाइम बाद ये जो पार्ट है अच्छे से इस पे चिपक जाएगा, और जब अच्छे से चिपक जाएगा तो हम इस पट्टी को खोल सकते हैं। हम पाएंगे कि उस एक प्लांट के ऊपर सेकेंड वैरायटी का प्लांट लग गया, तो आप एक ही आम के पेड़ पर और बहुत सारी वैरायटी के आम का मजा ले सकते हैं। ऐसा यूपी में लखनऊ में किया भी जाता है ना। और भी नहीं किया जाता होगा, लखनऊ में आम की बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है। आम की सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ लखनऊ बनाता है, लखनऊ में बनाई जाती है, ठीक बच्चे। अब ग्राफ्टिंग कहाँ-कहाँ होता है, एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सारे एग्ज़ाम्पल को याद करने हैं। एग्ज़ाम्पल में कोई कोताही नहीं करनी है, एग्ज़ाम्पल सब आपको ठीक ध्यान रखने हैं। पर अब आता है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बताओ आर्टिफिशियल जो मैंने किया था, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कैसा कटिंग, इससे नहीं वो बहुत फायदे हैं। तुम सोचो, तुम एक पौधे का बीज लाओगे, उसको डालो, उसको जाके जमीन, उसको खेतों में फैलाओगे, फिर उससे नए पौधे बनेंगे। कितना लंबा टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम किसमें खर्च जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पे सारे बॉल मत पालो, आप सिंपल एक पौधे को लो, काट के उसको लेग लगा दो, तो आप डायरेक्टली प्लांट पा जा रहे हैं। तो इससे तो देखा जाए तो बड़ा ये क्या है कि रैपिड मेटा मेथड नहीं हो गया भाई। किसी प्लांट को सीड से उगाने की अपेक्षा आप उसी कटिंग कर लो, कटिंग करके उसको बड़ा बो दो, तो बहुत भी जल्दी हो जाएगा। तो ये बड़ा क्या है, एक रैपिड मेथड है, तो बड़ा ध्यान दो। लेकिन बड़ा एक इसकी बात है कि जो जो हमको प्लांट्स मिलते हैं वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट्स की फोटोकॉपी मिलते हैं। मतलब जो प्लांट्स है, जो आपको डॉटर प्लांट मिले, वो सब क्या है, वो सब क्लोन है। क्या है, सबका सब क्या है, क्लोन है। सारे प्लांट्स पेरेंट्स प्लांट की तरह ही होते हैं, बिल्कुल क्लोन होते हैं, ठीक बच्चे, वहाँ लिखा हुआ है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। और बेटा ध्यान दो, हम इससे ऐसे प्लांट्स को भी उगा सकते हैं जिनमें सीड नहीं पाया जाता। सोचो बेटा, ऐसे बहुत से प्लांट में सीड नहीं होता। आप अंगूर खाते हो, उसमें सीड नहीं होता। अब बिना सीड के उसे कैसे उगाएंगे। तो उसकी हम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग में से कोई एक चीज कर सकते हैं, जिससे उसके हम नए पौधे प्राप्त कर सके बच्चे। तो यहाँ कुछ बातें, वही सारी बात जो आपको बताई, वहाँ लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा रैपिड मेथड है। इससे सीडलेस बड़ा क्या कहते हैं, प्लांट्स को भी हम चाहे तो प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इस मेथड से जो नए प्लांट मिलते हैं वो बिल्कुल पेरेंट की तरह होते हैं, जेनेटिकली पेरेंट की तरह होते हैं, मतलब उनके क्लोन होते हैं। आया समझ। ओके नेक्स्ट आओ देखते हैं। थोड़ा ऐसा एग्जाम बहुत पास आपका है, दिसंबर आज 1 तारीख है, और आपका एग्ज़ाम जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 15 से है ना। तो एक तो 24 से यूपी बोर्ड का है, और आपका मैं शायद भूल रहा हूँ 16 या 15 से है शायद, है ना, मुझे देखना पड़ेगा। तो पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी पढ़ना है।
अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई, है ना? एक वक़्त के बाद ना आपको काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है और जब बहुत लेट हो जाएगा फिर आप कुछ कर नहीं पाएँगे। तो बेहतर है कि समय रहते काम शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको पछतावा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब बेटा अगला टॉपिक है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। यहाँ बहुत सी बातें लिखी है मैंने, पर मैं आपको ज़रा इसको पहले समझा रहा हूँ। जो बड़ा होता क्या है ना, टिश्यू कल्चर एक बहुत एडवांस टेक्नीक है ना? ये बहुत गज़ब की टेक्नीक है, बहुत कम टाइम में बहुत सारे पौधे प्राप्त करने का, बहुत सारे पौधों को प्रोपेगेट करने का। ज़रा समझो क्या हो रहा है इसमें होता क्या है, इसमें हम कोई एक प्लांट का पार्ट लेते हैं, उस प्लांट के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसे कल्चर मीडियम में मतलब खाद का पूरा एक मीडियम होता है जिसमें हार्मोन भी होते हैं और चीज़ें होती हैं, उसमें उसको बो देते हैं हम। कल्चर मीडियम बना के उसमें उसको बो दिया जाता है और आफ्टर सम टाइम कुछ चूँकि उसमें हार्मोन्स भी हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो वो प्लांट का जो पार्ट है ना, उससे नए-नए छोटे-छोटे प्लांट उगाते हैं। उसको हम प्लांट ना कह के प्लांटलेट्स कह रहे हैं हम प्लांटलेट्स उदा कहते हैं। तो उन छोटे बड़े प्लांट को हम वापस जाके खेतों में बो देंगे, इससे हमको बहुत सारे क्या कहते हैं पौधे एक साथ पहुँच जाएँगे। तो ये बहुत अच्छा तरी अब बताओ सोचो ये बहुत अच्छा तरीका है। कोई ऐसा पौधा जो हमको बहुत जो नेचर में बहुत कम मात्रा में मिलता है, उसका हम चाहें तो टिश्यू कल्चर करके बहुत बड़ी मात्रा में पौधे उसके प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पौधा जो एंडेंजर्ड है, जो फिलहाल जिसकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है नेचर में, हम उसको बचाना चाहते हैं, उसको कंज़र्व करना चाहते हैं, तो भी हम चाहें तो टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। इससे हम उसी पौधे को बहुत बड़े स्तर पे उगा पाएँगे और ये करने के लिए हमको जगह बहुत कम चाहिए, लैब में आराम से हो जाएगा ये। तो टिश्यू कल्चर काफ़ी एडवांस तरीका है, यही देखो फिगर यहाँ बना हुआ है। देखो बेटा यहाँ पर हमने प्लांट का पार्ट लिया, उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए और टुकड़ों को हमने डाल दिया किस पे? एक कल्चर मीडियम में, है ना बच्चे? अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है टिश्यू सैंपल प्लेस इन अगार ग्रोथ में मीडियम अगार, अगार में काफ़ी न्यूट्रिएंट बड़ा होता है और बेटा अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है बेटा? हार्मोन है, ऑक्सीन, जिबेलिन आगे सब पढ़ेंगे अब इसको क्या है? हार्मोन्स है। मैं बहुत डिस्कस नहीं करता इसको जानबूझ के क्योंकि हम फिलहाल रिप्रोडक्शन पे फ़ोकस रहे। ये बड़ा आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये, वहाँ पढ़ लेंगे हम। फिलहाल हम इसी पे फ़ोकस्ड है इसलिए मैं सारी बातें नहीं कर रहा। मैं बस इसी चैप्टर की बातें कर रहा हूँ। कहीं और जैसे ऑक्सीजन आया, जिबेलिन इन सब की बात मैं नहीं कर रहा। उसे वही करेंगे जैसे हमें करना है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, आगे स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? अब देखो छोटे-छोटे प्लांटलेट बने यहाँ पर और फिर इनको हमने खेत में ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने उसकी खेती कर ली। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है ना? तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, है ना बच्चे? टिश्यू कल्चर नहीं लिखा हुआ सब कुछ सब साफ-साफ, तो इसको आप पढ़िएगा, ये बिल्कुल सही है। ये आपको बिल्कुल अच्छा नीचे इसके ना मैग्नेट है, तो ये देखो लाइन टेढ़ी हो रही है। मैं कह रहा हूँ लाइन टेढ़ी हो रही है, तो नीचे ना इसकी जो कवर है वो मैग्नेटिक है, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा लाइन क्लियर होगा। आइए बढ़ सकते हैं। अब है एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेटा पहले रैपिड प्रोपेगेशन, इससे द्वारा क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा बहुत जल्दी आप नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। बेटा सेकंड डिजीज़ फ्री पौधे प्राप्त होते हैं। आपने जो प्लांट का सैंपल लिया था अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो उससे बने छोटे पौधे और अच्छी मतलब सेम अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो अच्छी क्वालिटी के आपको नए प्लांट मिल जाते हैं। बेटा इसके अलावा बेटा कंज़र्वेशन हो जाता है, मतलब आप चाहो तो किसी प्लांट को कंज़र्व मैंने बताया कि किसी प्लांट को भी तो आप कंज़र्व कर सकते हो। अगर वो एंडेंजर्ड है तो उसको भी चाहो तो आप उसको भी सेव कर सकते हो। उसको उसकी मतलब अगर उसकी संख्या कभी कम हो गई है तो उसकी संख्या को मेंटेन करने का काम भी इससे किया जा सकता है। थोड़ा ऐसे बहुत सारे बेटा यहाँ पर पॉइंट्स है, एक अच्छा पॉइंट है ऑफ सीजन ग्रोथ। मान लो अगर कोई पौधा है जो कि गर्मी में ग्रो करता है लेकिन मुझे ठंडी में चाहिए उसको, तो मैं तब भी चाहूँ तो ठंड में से ग्रो करा सकता हूँ क्योंकि ये सब लैब में होता है। टिश्यू कल्चर मीडियम लैब में आ लेंगे, सब कुछ लैब में कर लेंगे तो प्लांट को मिल जाएगा। तो किसी भी ऑफ सीजन की अवस्था में भी इसको हम उगा सकते हैं। तो ये सारा डेटा आप पढ़ लीजिएगा, ये डेटा आपके काम का ही है। मैंने सब डेटा लगभग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है बच्चे? पर एक बात ध्यान रखना, ये सब का सब क्या है? असेक्सुअली बन रहे हैं, तो सब क्लोन होंगे। जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो सारे क्या बनेंगे? क्लोन। तो क्या बनेंगे? क्लोन बनेंगे, है ना बच्चे? तो यहाँ पर जाके असेक्सुअल खत्म होता है। यहाँ तक हम पूरा असेक्सुअल रिप्रो पढ़ चुके हैं। अब हमको शुरू करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 जीव मतलब प्लांट भी करता है और एनिमल भी करता है। प्लांट और एनिमल दोनों कर सकते हैं। तो हमको पहले प्लांट का पढ़ना होगा, फिर पढ़ना होगा किसका? एनिमल्स का। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स का, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, 2 अलग-अलग पैरेंट होंगे, वो बनाएँगे गैमेट और वो गैमेट फ्यूज़ करेंगे, फिर नया जीव बनेगा और उस नए जीव में दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, दोनों पैरेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है? तो उस पैरेंट में उस बच्चे में दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, है बच्चे? और देखो बेटा,
बात कर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय कंबाइनिंग देयर जेनेटिक मटेरियल थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स स्पर्म और एग। दिस रिजल्टिंग जेनेटिकली डाइवर्स। से बात है भाई, जो नया बच्चा बनेगा वो पेरेंट से अलग होगा, पेरेंट से अलग होगा। ध्यान दो बेटा, मेल बनाता है स्पर्म और बेटा मेल बनाता है स्पर्म, बेटा फिर बनाती है ओवम। बेटा अब बेटा ओवम के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के, और इसके पास 23 अपने होते हैं। मिल के बनाता है 46 जो नए जीव में है। बेटा अब बेटा हर इंसान में ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं इसको डिस्कस करता हूँ शुरू से। देखो बेटा, इंसान के मेरी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? मेरी बॉडी में कुल 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इन 46 का 23 मेरे पापा ने कंट्रीब्यूट किया है, 23 मेरी मम्मी ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, जिससे मैं वापस से 46 बनाऊं। ठीक है, तो हर बेटा जब भी सेक्सुअल रिलेशन होगा तो जो जीव बनेगा उसका आधा क्रोमोसोम, आधा डीएनए, आधा जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से और आधा सेकेंड पेरेंट से आएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। यहाँ फ्लावर बना हुआ है, लेकिन ये फ्लावर में बहुत सी बातें पढ़नी पड़ेगी हमको। तो जरा मैं एक फ्लावर बनाऊंगा आपके लिए। देखिए ये बना है क्या? नहीं, यहाँ फ्लावर क्या नहीं बना है। तो हमको एक फ्लावर ड्रॉ करना है। जरा मैं एक पेज ऐड कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मतलब आप रुको, मैं जरा इसमें एक पेज ऐड कर लूँ। पेज यहाँ से ऐड होता है इसमें ना, हम 13 पेज पर है। ओके, यहाँ से पेज ऐड कर लें एक, 10 सेकेंड। ओके, देखिए ये हमने एक पेज ऐड किया है। आइए देखो, तो एक बात समझिए बेटा इस पे आप। तो ठीक है, ये लेना थोड़ा। अगर मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो ना, ये नीचे होता है थैलमस, बेटा ये है पेडुंकल। देखिए बेटा ये क्या है? पेडुंकल है। उस सबसे बड़े नीचे ना ऐसे डंडी नुमा कुछ होती है। अरे है ना, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा है। हम्म, थोड़ा ये ना जो ये डंडी है, अभी सबका नाम एक साफ करें, ठीक है ना? ठीक है, बोलेंगे हम। थोड़ा एंगल डिस्टर्ब हो रहा है, हाथ सीधा पड़ रहा है, दैट्स वाई दिक्कत हो रही है बनाने में। बट ठीक है, बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो हाँ लीजिए, तो इसको बोलते हैं पेडुंकल। इसे क्या बोलते हैं? इसे पेडुंकल बोलते हैं। बेटा इसे बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। मैं बस फिगर होगा शायद, जगह मैं फिगर देखो, इसको ऐसे रहने देता हूँ। जस्ट सेकेंड, इसमें फिगर है। हाँ, तो फिगर पास है, इससे मेरा काम चल जाना चाहिए। यही चलाते थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करता ना, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा बच रहा है। बात तो है, सॉरी। तो मैं एंगल ठीक कर लूँ, पेज सेटिंग ठीक तो है ये, सही है। कुछ दिक्कत है? आइए फिर देखते हैं, ठीक ठीक हो जाएंगे हम।
हाँ भाई, तो अब पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉर प्लांट्स। अभी तक तो मैं पढ़ ही रहा था लेकिन वो दिक्कत आ गई थी, और देखते थोड़ा समझो। बड़ा होता ये है इसके अंदर कि ये जो दिख रहा है तुम्हें नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं, ये बड़ा प्रिंकल है ना, जिस मतलब ये डंडी है ना जिससे बड़ा प्लांट बड़ा होगा बच्चे। बड़ा ये जो सबसे ऊपर आपको इसके पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, इसका नाम क्या है बेटा, इसे बोलते हैं कैलिक्स, इसे बोलते हैं कैलिक्स कहते हैं। बड़ा इसका जो रंगीन प्लांट दिख रहा है इसे हम कोरला, इसे हम कोरला कहते हैं। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूं, आपको याद रहेगा, मैं यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ। तो जो सबसे पहला पार्ट कैलिक्स है वो ये है, जो हमारा सेकंड पार्ट है कोरला पेटल्स, बड़ा वो हमारा ये है। जो हमारा हमारा थर्ड पार्ट है एंड्रोसियम, वो हमारा बड़ा ये है। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है गाइनोसियम, बेटा वो हमारा क्या है, ये वाला पार्ट, ओके, हमारा फोर्थ पार्ट ये है। जरा इन सबको डिस्कस करते हैं हम, है ना, ध्यान दीजिए बेटा। तो बड़ा फ्लावर जो है बेटा वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट का जो है फ्लावर है वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब बेटा फ्लावर जो बेटा जैसे हमारे पास ना बेटा पेनिस है और सारे अंग है जो कि ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा, वैसे फ्लावर भी क्या है, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसके कुल 4 पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसिम। जो बड़ा कैलिक्स होता है ना, ये वाला पार्ट भी बड़ा बड़ा ये एक प्रोटीन पार्ट है, ये बेसिकली बेटा फ्लावर को उसके बड स्टेज में सपोर्ट करता है कि वो मतलब जब प्लांट छोटा, जब फ्लावर छोटा होता है तो उसको बाहरी चीज नुकसान ना हो, तो उसको उसका जो ग्रीन का पार्ट होता है उसको एक ग्रीन कलर का उस पर लेयर लगी होती है, उसी को हम क्या, उसे कैलिक्स कहते हैं। अगर आप बैगन देखो तो बैगन के पीछे ना लगा होता है जो ऐसे, वही क्या है उसका कैलिक्स, क्या है, कैलिक्स है। बेटा अगला क्या है, कोरोला बच्चे। बेटा प्लांट के ना जो रंगीन पार्ट होता है, जो रंगीन पटल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कोरोला कहते हैं, कोरोला कहते हैं बच्चे। फिर अगला क्या है, अगला क्या है, एंड्रोसियम। बेटा अगर एंड्रोसियम की बड़ा बात करें तो ये बड़ा प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन, क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। कोरोला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट और एंथर। बेटा अगर आप ध्यान दें तो देखो ना, देखो ध्यान दो, तो ना ये बेटा जो हमारा एंड्रोसियम बेटा है, जिसे हम स्टमन भी कहते हैं, इसके बोलते वो 2 पार्ट है। तेरा ये है फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट है। अरे ना ये ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, एंथर, ये क्या है, एंथर है। बेटा इसके अंदर पॉलन ग्रेन पर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसी में बनते पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इसके 2 पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। तो लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर बड़ा पॉलन ग्रेन पाया जाता है, और बड़ा पॉलन ग्रेन बड़ा क्या है, मेल गैमेट है, क्या है, मेल गैमेट है। पॉलन ग्रेन ही प्लांट का मेल गैमेट है ना बच्चे। अब बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं गाइनोसियम की बेटा। तो बेटा इसको हम पिस्टल भी कहते हैं या फिर कार्पल भी कहते हैं। बेटा इसके भी मेनली 3 पार्ट होते हैं, बेटा ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो ध्यान दो, इसका ना जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर का बड़ा वो क्या है, वो है स्टिग्मा, वो क्या है, स्टिग्मा। यहाँ हमारा मैग्नेटिक समस्या आ रही है हमको, आने दो। स्टिग्मा है कौन सा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्टिग्मा। बड़ा बड़ा जो ये लंबी सी नली है, ये क्या है, ये स्टाइल है, ये क्या है, स्टाइल, ये स्टिग्मा। बड़ा ये बीच में क्या है, और ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। पर वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो ओवरी बेटा क्या है, ओवरी है फूला हुआ बेसल पार्ट, ओवरी कहलाता है। जो पतली सी नली है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टाइल। और जो बड़ा सबसे ऊपर उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ पर बड़ा उसी स्टिग्मा पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आगे गिरता है, फिर पॉलन ट्यूब्स बनते हैं, पॉलन ट्यूब्स अंदर पहुंचते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, ओव्यूल तक पहुंचते हैं, फिर वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर नया प्लांट बनता है। फिर वहां से क्या कहते हैं, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, पूरा ओवरी फल बन जाता है। फिर ये सब बातें आगे हम पढ़ेंगे। तो सारी बातें लिखी थी, तो डिस्कस कर दी मैंने। प्राइजर आगे देखते हैं, इधर आगे। पर अब बात कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई है इसमें फिर से, तो इसको मैं ठीक करके फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है।